हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जो कि कौन सा है, विद्युत धारा। और इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब प्रतिरोधों को जोड़ना। ठीक है, तो प्रतिरोधों को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन कहते किसे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, विभिन्न कार्यों के लिए हमें कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। यानी कभी कभी ऐसे भी काम पड़ जाते हैं जो हमको एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो फिर समझिए, यहाँ पर जब दो से ज़्यादा प्रतिरोधों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। तो आपको संयोजन माने पता लगा क्या, जोड़ना, यानी प्रतिरोधों का जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों को जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। तो अब देखिए, प्रतिरोधों के संयोजन के दो क्रम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, दो प्रकार से। पहला कौन सा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार, पहला कौन सा है, श्रेणी क्रम में, और दूसरा कौन सा होगा, समांतर क्रम में। ठीक है, तो इन दोनों में से जो श्रेणी क्रम है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में जो श्रेणी क्रम संयोजन है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई दो तीन प्रतिरोध हैं। ऐसे आपके पास कोई दो तीन प्रतिरोध पड़े हुए हैं। ये कितना है, R1 है, ये कितना है, R2 है, और ये कितना है, R3 है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब ये प्रतिरोध का एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये देखिए, एक दो, ऐसे मान लिया, एक दो, एक दो, ऐसे ही तो हैं, यही तो सिरे हैं। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। यानी इसका ये वाला सिरा लाके हम कहाँ, इसके पास जोड़ दें, और फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया है। सिंपल से समझिए, आपको तीन धागे के टुकड़े दे दिए हैं, तो आपने उनको क्या करना, ये देखिए, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये R3 है, यही धागे के टुकड़े समझिए। तो आपने क्या किया, इस R1 को किससे, इससे जोड़ दिया, इस R2 को इससे जोड़ दिया, तो देखिए एक चेन बनती चली गई। तो आपको यही करना है, आपको सिर्फ तीन प्रतिरोध लेने हैं। तो देखिए, ये रहा आपका प्रतिरोध पहला, तो इसका ये वाला सिरा आपने पकड़ा, इसको दूसरे प्रतिरोध से जोड़ दिया, और आपने इसका ये सिरा पकड़ा, इसको तीसरे प्रतिरोध से जोड़ दिया। लो, हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तैयार हो गया। ये बात समझ में आई। तो यही तो देखिए, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और ये दूसरा, दूसरे को किससे जोड़ा गया है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी तरह जोड़ा गया। और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधों के जोड़ने के इस प्रकार को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बस आप ऐसे समझिएगा, तो आप केवल गांठ लगाते जा रहे हैं। तो आपने एक सिरा पकड़ा, इसको दूसरे वाले से जोड़ दिया, इसको फिर आगे वाले से जोड़ दिया। इस तरीके से जो तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसके लिए सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है। आपको डायग्राम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, और एक प्रतिरोध ये है। ठीक है,
तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो प्रतिरोध है ये यहाँ पे देखिए इनकी ज्वाइंट है और इनको इधर ला के कहाँ बैटरी के धन सिरे से और इस वाले को ला के बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया गया। धनात्मक सिरे से धारा बह रही है। अब याद रखिए इसमें जो धारा है, धारा का मान जो है समान रहेगा, धारा का मान समान रहता है, यानी पूरे परिपथ में एक ही धारा बहेगी। ठीक है, मतलब कहा जाए एक ही धारा बहेगी। तो इस बात को समझिए क्यों एक ही धारा बहेगी, क्योंकि ना यहाँ पे जो रास्ता है वो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो यही है, चाहे ये कितना भी बड़ा प्रतिरोध लगा हो धारा को यहीं से जाना होगा। तो देखिए ध्यान से, हमने कहा ये प्रतिरोध R1 R2 R हो गया, धारा आप देखिए एक ही है पूरे परिपथ में। तो अब देखिए विभवांतर देखिए क्या होगा, जहां पे भी सिरे हैं आप यहाँ पर देखिए एक विभवांतर मिलेगा और इन दो सिरों के बीच में एक और विभवांतर मिलेगा और इन दो सिरों के बीच में एक और विभवांतर मिलेगा। तो यानी कुल कितने, 3 विभवांतर हैं, V1 V2 और V3। तो आइए इसको यहाँ देखते हैं। माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं। ठीक है, केवल R1 R2 और R3 ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। हाँ, यदि इनमें सिरों पर विभवांतर V1 V2 और V3 है। को क्या कहा गया है आपसे कि यहाँ पे जैसे जो 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं इनमें क्या हो रहा है, ये प्रतिरोध हैं R1 R2 और R3 और इनके विभवांतर हैं V1 V2 और V3 और इन सब के अंदर कौन सी धारा बह रही है, एक धारा बह रही है जो कि है I। ठीक है, तो अगर हम ओम का नियम लगाएं इस पे, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, यही तो होता है। तो अगर हम पहले वाले पे लगाएं, ध्यान दीजिएगा, तो V1 का मान क्या आएगा, V1 बराबर आएगा I R1, इसी सूत्र से लिख रहे हैं। V बराबर I R होता है, तो हम पहले पे देख रहे हैं तो V1 लिख दें और यहाँ R1 कर दें। ऐसे ही जब हम दूसरे वाले को देखेंगे, इस वाले को, तो यानी V2 का मान क्या आएगा, देखिए ध्यान से, I और R2 आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम तीसरे को देखें तो यहाँ कितना आ जाएगा, I और R3 हो जाएगा। ये बात कब होगी, जैसे V2 लिख दिया और V3, तो ये हमारे पास तीनों आ गए हैं। ठीक है, ये तीनों समीकरण हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब देखिए अगर हम देखें इस परिपथ का कुल विभवांतर कितना आएगा, तो कुल विभवांतर क्या होगा, इन छोटे छोटे विभवांतर को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, कुल विभवांतर आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कुल विभवांतर V बराबर क्या होगा, ये छोटे छोटे विभवांतर जोड़ दीजिए, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये आपने जोड़ दिए तो हमको एक कुल विभवांतर मिल जाएगा। तो अब V1 V2 के मान जो ये हमने निकाले हैं इनको इसी समीकरण में रख दीजिए। तो V1 की जगह रखेंगे तो IR1, V2 की जगह रखेंगे IR2 और V3 की जगह रखेंगे तो IR3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, यहाँ तक रखने के बाद यदि तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R है, मान लीजिए हम अगर इन तीनों को हटा के एक बड़ा प्रतिरोध लगा देते, कितने ओम का, R ओम का, और फिर सब कुछ वही काम रहता, तो यानी इसमें धारा कितनी बहती, I, और यहाँ पे विभवांतर कितना होता है, V। तो अगर इस समय कोई कहता है कि कुल इसमें कितना विभवांतर है, तो हम कहते हैं V, और धारा कितनी है तो हम कह देते I, और प्रतिरोध कितना, R। तो एक ये जो समीकरण है इसको चौथा समीकरण मान लीजिए। तो अभी ये V का मान ले जाके ऊपर वाले समीकरण में हम रखें, यानी ये जो मान है 2 से B का मान यहाँ रख दें, या ये वाला B का मान वहाँ ले जाएं। तो हमको समीकरण जो हमारे पास था वो यही तो था, V I R1 प्लस में I R2 और प्लस में I R3, यही था। तो ये जो B का मान है यहाँ लाके रख दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा,
आई आर बराबर आई आर वन आएगा, आई आर टू आएगा और साथ में आई आर थ्री आएगा। तो अब आप आई दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, R1, R2 और R3, यही तो बचेगा। और जो आई आपने कॉमन निकाला है उसको क्या करिए, यहाँ चलिए लिख देते हैं। अब जैसे ही आई आपने कॉमन निकाला है, ये आई इस आई से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। ठीक है, यही सूत्र होता है श्रेणी क्रम संयोजन का। कैसा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इससे स्पष्ट है कि तीन या फिर तीन से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यानी आपने तीन प्रतिरोध कौन लिए थे, R1, R2, R3, तो अगर उनका तुल्य प्रतिरोध निकालें तो वो क्या होगा, उन तीनों के योग के बराबर होगा। यही है श्रेणी क्रम का संयोजन। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान जो होता है वो समान होता है। ये इंपॉर्टेंट है, धारा का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो आइए एक बार आपको फिर से पूरा जो ये है इसको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास एक परिपथ है, इसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही, आई एम्पियर की। ठीक है, तो पूरे परिपथ में एक ही धारा प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि परिपथ में और कहीं रास्ता ही नहीं है। तो नहीं है, तो जब यहां से गई तो पहले प्रतिरोध पे अगर हम विभवांतर निकालें तो हम यही तो लिखेंगे V1। पहले प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, V1, और वो होगा कितना, आई R1। आई में 1 क्यों नहीं लगा, क्योंकि भाई तीनों में धारा एक ही बह रही है। ठीक है, तो ये आई हो गया। ऐसे ही अगर हम V2 का निकालते हैं, V2 का निकालें तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई R2 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम V3 का निकालें तो कितना आ जाएगा, आई R3। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इन तीनों का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो आप कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल वो विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। आप यही तो कहेंगे भैया इन तीनों को जोड़ दो, तो हमने क्या कर दिया, V1, V2 और V3, यानी क्या किया, इनको जोड़ दिया तो हमको कुल प्रतिरोध प्राप्त हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, V1 के मान ऊपर से रख दीजिए, तो यहाँ क्या आया, आई R1, और यहाँ आया आई R2, और यहाँ क्या आया, आई R3। ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ है, V। अब थोड़ी देर बाद समझिए, अगर हम कहते ये तीन प्रतिरोध ना लगा के हमने इन तीनों के बराबर का केवल एक ही प्रतिरोध यहाँ लगाया होता, सही है, कितना, केवल एक ही प्रतिरोध, और वो होता कितना, हमने मान लो सोचा होता, हमने कहा R ओम का प्रतिरोध लगा दें, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध होने से एक ही वोल्टेज भी आएगा, यहाँ पे एक ही यहाँ पे क्या आएगा, वोल्टेज भी आएगा। तो वो वोल्टेज मान लो कितना होता है, V, और इसके अंदर धारा तो आई बह ही रहती। इस स्थिति में हम देखते कि यहाँ विभवांतर कितना होता है, तो यहाँ पे विभवांतर जो आता है वो कितना होता है, आप बताइए। इस स्थिति में जो आता है V बराबर आई आर। क्यों? क्योंकि एक ही धारा और एक ही विभवांतर आता। तो ये जो V का मान है, इसको इस ऊपर वाले समीकरण में रखने पे देखिए हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता I और R बराबर में आई R1, और यहाँ आता आई R2, और यहाँ आता आई R3, यही तो आता है। अब देखिए ये आई R ऐसे ही रहने देते, इधर से आई कॉमन ले लेते, तो अंदर क्या अवस्था, R1, R2 और R3। ठीक है, तो अब क्या किया आपने, आई से आई को काट दिया, तो सिर्फ बचा क्या, R बराबर R1, R2 और R3। तो यही जो है वो हमारे श्रेणी क्रम का सूत्र है, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समांतर क्रम संयोजन के साथ। धन्यवाद।